नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। सरकार डर गई है। सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। इस गाने से डरी हुई सरकार आमिर खान की कंपनी को धमका रही है, गाना हटा दो। क्या देश में अब हालात ऐसे ही हो रहे हैं? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आग लगा रही हैं, लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। आंख खुली कल तो सबसे पहले देखा कि फिर पेट्रोल पर डीजल पर लगभग 2 रुपया बढ़ गया। कुछ आंकड़े मैं दे रहा हूं, उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 8% लुढ़क गया, लेकिन फिर भी सोमवार को पेट्रोल का रेट 2.61 और डीजल का रेट 2.71 बढ़ा दिया। 10 दिनों में 4 किश्तों में डीजल पेट्रोल लगभग 8 रुपए महंगा हो गया। ट्रम्प चचा मजे लेते हैं, कहते हैं युद्ध करने जा रहे हैं, तेल नीचे आता है ऊपर जाता है, कहते नहीं होगा, तेल नीचे आता है, अरबों खरबों की कमाई हो जाती है। लेकिन जब आज तेल नीचे आया तो पता नहीं सरकार ने क्यों महंगा कर दिया। सरकार कहती है हमारे हाथ में नहीं है, तेल कंपनियों के हाथ में है। तेल कंपनियां इतना मुनाफा कमा चुकी हैं, उसका रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको कि डीजल पर उत्पाद शुल्क यूपीए सरकार के मुकाबले 125% ज्यादा है, पेट्रोल पर 29% ज्यादा है। ईंधन की कीमतें काफी कम हो सकती हैं। इस बीच भारत की सरकारी तेल कंपनियों आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने चौथे तिमाही में संयुक्त रूप से 19,470 करोड़ का लाभ दर्ज किया है, जो 41% ज्यादा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किश्तों में आपका खून चूस रही है, भाव यही है, सरकार किश्तों में बढ़ाया जा रहा है। बात सही है कि 91 पैसे, 75 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपया, जबकि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती हो रही हैं। ये माल, ये नोट जा कहाँ रहे हैं? सरकार क्यों आम आदमी की ऐसी तैसी कर रही है? देखिए संजय जी, ये पहले से ही तय था कि सरकार 25 से 30 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाएगी, साथ साथ में गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी और सरकार धीरे धीरे आप देखिए उसी मुकाम तक पहुंचेगी, इससे कम नहीं बढ़ोतरी होगी। अच्छा, अब ये एक अजीब तरह का नाटक है कि कभी हम 90 पैसे बढ़ाएंगे, कभी हम 3 रुपए बढ़ाएंगे, कभी 1.25 रुपए बढ़ाएंगे, इस तरह करके हम बढ़ाएंगे और ये सारा महीने भर में ही बढ़ जाएगा पूरा। मतलब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक साल में धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने अपना एक तरीका बनाया है कि हम एक नाटकीय तरीके से इन कामों को करेंगे, जोर का झटका धीरे से कई छोटे छोटे झटकों के रूप में देंगे, ताकि लोगों को अचानक एक ही दिन में जाके 1 लीटर पे 25 रुपए का इजाफा न झेलना पड़े। मुख्य तौर पर ये बात है। अच्छा, जब धीरे धीरे करके बढ़ेगा तो जो ढुलाई वगैरह की वजह से और इंडस्ट्रियल सप्लाई महंगी होने की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की जो महंगाई आएगी, लागत में भी बढ़ोतरी होगी और संचार में और ढुलाई में भी बढ़ोतरी होगी। वो भी एक साथ नहीं होगी, तो उसके लिए ये तिकड़म अपनाई गई है, लेकिन ये तिकड़म बहुत ही थर्ड क्लास घटिया किस्म की तिकड़म है। जनता के सामने ये पूरी तरीके से अब स्पष्ट है। जब सरकार ने तेल की कीमत बढ़ानी शुरू नहीं भी की थी, तभी खुदरा महंगाई जो है वो 42%, पिछले 42 साल में सबसे ज्यादा 8.3% हो गई थी। और उसी के मुताबिक जैसे कहते हैं खुदरा नहीं, थोक की महंगाई हो गई थी। खुदरा महंगाई उससे भी ज्यादा होती है हमेशा, उसका आंकड़ा सरकार दे नहीं रही है। खुदरा महंगाई का आंकड़ा सरकार दे नहीं रही है, तो इस वक्त ये स्थिति है। और ये जो निर्मला सीतारमन ने बयान दिया है कि अगर हमने ड्यूटी कट कर दी तो हमको 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा राजस्व का। अच्छा, ड्यूटी कट करने से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ये इसलिए दी गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने ड्यूटी कट की है, कई देशों ने ड्यूटी कट की है। ड्यूटी कट करके लोगों को सस्ता पेट्रोल वो लोग मुहैया करा रहे हैं। सरकार ने कभी ये काम किया नहीं, सरकार ये काम करना नहीं चाहती, और उसके लिए निर्मला सीतारमन ने बना बनाया कर दी। एक और निर्मला सीतारमन ने बात कही है, उन्होंने कहा है कि जनता में दोबारा विश्वास पैदा करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कहा है कि लोग, मतलब बात चेतावनी के तौर पे है कि लोग किसी निराश ना हो, भ्रम में न पड़े, जनता में दोबारा विश्वास पैदा करना पड़ेगा। तो ये तो सरकार को लग रहा है कि जनता का विश्वास हिल गया है, वरना वित्त मंत्री ये वक्तव्य न देती कि जनता में दोबारा विश्वास करना पड़ेगा। ये वही वित्त मंत्री इन्होंने संसद में खड़े होकर मुट्ठी भींच कर चुनौती
देते हुए बहुत ही आक्रामक अंदाज में ये कहा था कि रुपया बिल्कुल ठीक है, रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात ये लोग लगातार कहते आ रहे हैं, जबकि रुपया पिछले 8 साल से मुतवातिर धीरे धीरे कर कर गिर रहा है। और आज स्थिति ये है कि रुपया कहां पहुंचा हुआ है, हम लोग इस बात को जानते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। इसके जो जितने भी सरकारी अर्थशास्त्री हैं जो नरेंद्र मोदी को सलाह देते रहे हैं, नरेंद्र मोदी की विरोधावली गाते रहे हैं, उनके लिए करतल ध्वनि करते रहे हैं, वो सब एक एक करके अखबारों में लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब मामला गड़बड़ हो रहा है। एक सुरजीत भल्ला साहब हैं, हम लोग जानते हैं उनको, वो कौन है। वो अकेले ऐसे आदमी है, उन्होंने 2015 में भविष्यवाणी की थी कि, और आंकड़े देके विश्लेषण करके भविष्यवाणी की थी कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी दिल्ली में। आप समझ लीजिए किस स्तर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जब संघ और भाजपा वाले खुद भी कह रहे थे कि भाई जीतने का तो कोई मौका ही नहीं है यहाँ पे, वो उन्होंने एनालिसिस करके बताया था कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उनको वो किस स्तर के ये बहुत विदेशों से पढ़ लिख कर आए अंधभक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे अंधभक्त तथाकथित अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव जरूर जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पराजित हो रही है भाजपा। अब दूसरा सबसे बड़ा संकट क्या है, जिसको निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये विश्वास का संकट है, विश्वास दोबारा कायम करना पड़ेगा। विश्वास का संकट कैसे पैदा होता है, इसकी तरफ भी हम लोग थोड़ा गौर कर लें। विश्वास का संकट यहां पैदा होता है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भारत आए हुए हैं, मार्को रूबियो ये ऐलान करते हैं, जो ऐलान पहले भी हो चुका है, कि भारत $500 अरब का माल 5 साल में अमेरिका से खरीदेगा। हम सब लोग जानते हैं कि भारत अमेरिका से 52 अरब डॉलर का माल जो है हर साल खरीदता है, इंपोर्ट करता है। यानी दूना करना पड़ेगा उसे अपना इंपोर्ट बिल अमेरिका का, तभी वो $500 अरब का 5 साल में माल खरीद पाएगा। अब यहां प्रश्न ये उठता है, सवाल ये नहीं है किसने सवाल उठाया, किसने उठाया, ये कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान की बात है कि ये सारी बातें जो हैं वो अमेरिकी पक्ष क्यों घोषित करता है। ये भारत सरकार घोषित नहीं करती, और अमेरिका इस बात को बार बार कहता है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, इस बात को मार्को रूबियो ने भी कह दिया है, इस बात को और भी लोग कह चुके हैं अमेरिका की तरफ से। भारत सरकार इस पे अजीब रहस्यमय तरीके से चुप रहती है, हीला हवाला होता है, घुमा फिरा के बातें की जाती हैं और दीपापोती करने की कोशिश की जाती है। स्पष्ट खंडन नहीं किया जाता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे हैं, मार्को रूबियो गलत कह रहे हैं, हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है। असली बात यह है कि ये वहां पर वायदा कराए हैं और उस वायदे को हिंदुस्तान में घोषित नहीं किया जाता। जब अमेरिका कहता है तो सिटपिटा जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। सवाल यह है कि भारत के पास इतने डॉलर्स कहां से आएंगे, $50 अरब पर ईयर अतिरिक्त कहां से आएंगे। अगर ये वायदा ये नहीं करते तब भी $250 अरब का माल तो खरीदते ही, क्योंकि $50 अरब का औसतन माल खरीदते हैं हर साल, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। अब अतिरिक्त $250 अरब और कहां से लाएंगे, क्योंकि जैसे ये घोषित करेंगे कि हम अमेरिका से ये माल खरीदेंगे, तुरंत पूछा जाएगा कि भाई आप $250 अरब कहां से लाएंगे। पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि इसमें खरीदेंगे आप क्या। आप तेल खरीदेंगे, हवाई जहाज खरीदेंगे, युद्धक विमान खरीदेंगे। अगर युद्धक विमान खरीदेंगे तो भाई राफेल क्यों खरीद रहे हो, 100 से ज्यादा राफेल खरीदने का वो प्रस्ताव भेज दिया ना उन्होंने, तो वो आप क्यों खरीद रहे हो। मत खरीदो, अमेरिका से खरीदो, जो भी हो एक ही जगह से खरीद सकते हो आप, 2 जगह से तो नहीं खरीद सकते। टेक्नोलॉजी खरीदोगे तो कौन सी टेक्नोलॉजी खरीदोगे। मार्को रूबियो ने तो साफ कह दिया है कि एनर्जी खरीदेंगे, एनर्जी का मतलब तेल होता है। उन्होंने साफ कह दिया है कि टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। सवाल यह है कि क्या चीज होगी जो भारत को जरूर है खरीदना, और उसको खरीदने के चक्कर में आप इनसे खरीदेंगे तो उसके एवज में किससे नहीं खरीदेंगे, और अगर उससे खरीदते तो कितना खर्च करना पड़ता, अमेरिका से खरीदते तो कितना, इन सब बातों में चर्चा शुरू हो जाएगी।
लोग हिसाब किताब लगा के बताने लगेंगे कि अमेरिका से खरीदने में इतना ज्यादा पैसा, अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है, और अगर ईरान से खरीदते या रूस से खरीदते तो पैसा कम खर्च होता। ये गजब जब गजब। मैं कितने पत्रकारों से बात करता हूं संजय जी, और उनसे मैं एक सवाल जरूर पूछता हूं कि भाई ये बताइए कि ये मोदी जी इतने असाधारण रूप से दबे हुए क्यों हैं? उनकी सीरियल सही बात इंसल्ट है। होती है मोदी जी की, लेकिन मोदी जी फिर भी नहीं बोलते। उनका विदेश मंत्रालय भी नहीं बोलता, उनका वाणिज्य मंत्रालय भी नहीं बोलता, उनका वित्त मंत्रालय भी नहीं बोलता। इसका रहस्य क्या है? तो कुछ लोग कयास कयास लगाते हैं, कयास में ही जवाब इसका दिया जा सकता है, भाई सर एप्स्टीन अदानी की फाइलें, वजह से है। हाँ, अदानी की एप्स्टीन और वजह अडानी। से है। कुछ लोग कहते हैं कि एप्स्टीन फाइलों की वजह से दबे हुए हैं, तरह तरह की फाइल किसी भाई सब। अच्छा, अब अगर एप्स्टीन फाइलों की वजह से दबे हुए हैं तो अभी कहीं ना कहीं दुनिया में अभी तक कुछ सबूत निकल के आ जाता। उसका एक तो मतलब अगर उसका एक तो कोई सुराग निकल के आ जाता ना, बहुत दिन हो गए इस बात को, अभी हाल में तो बात शुरू हुई नहीं है। यहाँ तो अदानी का सवाल है, अदानी को तो उन्होंने निकाल ही लिया वहां से, अमेरिकी शिकंजे से अदानी को तो निकाल ही लिया गया है। और मोदी जी ने सारी दुनिया में घूम घूम के अदानी के लिए जो 10 अरब डॉलर का उन्हें वहां निवेश करना है अदानी को, उसके पैसे का इंतजाम भी कर दिया है। कोई तो समस्या है ये ही सब नहीं है। तो क्यों दबे हुए हैं? आखिरकार क्या अच्छा, ऐसी बात दबने समझ में नहीं आता? दबने का अमेरिका से संबंध बनाने के लिए अमेरिका से दबना और बेइज्जती बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? ठीक बात है, रूस और ईरान से सस्ता तेल मिल रहा है। अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत आक्रामक स्वभाव के राजनेता हैं, वो अपने सामने किसी की लगने नहीं देते, सुनने नहीं देते। थोड़ा बहुत उनके साथ चालाकी और होशियारी और कुशलता के साथ बात करनी पड़ेगी, इससे मैं सहमत हूं। मैं ये नहीं ईरान ने मानता ठीक हूं कर कि दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पे डंडा लेके टूट पड़े, मतलब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी एक हद है भाई, अपने से ताकतवर आदमी से हम कैसे डील करेंगे? कि हम पूरी तरीके से अपना अपना सम्मान ताक पर उठा के रख देंगे और उससे रोज बेइज्जती करवाएंगे अपनी? कि और भी कुछ तरीके हैं बातचीत करने के? तो ये एक बात जो है समझ में नहीं आती। ठीक बात है। और डेमोक्रेसी का तो ये हाल हो गया है, काकरोच पार्टी ने ऐसा काकरोच बन के तूफान मचा दिया है, सरकार डर गई है। आप देख रहे हैं उनका ट्विटर अकाउंट बंद, सोशल मीडिया अकाउंट बंद, फर्जी बातें उनके बारे में कि साहब जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, उन्होंने सब डेटा दे दिया कि भाई ये तो भारतीय हैं। ये तो पार्टी का इतनी तेजी से उदय हुआ है, करोड़ों करोड़ों उसके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर। अब तो वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी शायद। तब भी वो नहीं बना लेते, और नहीं पर नौजवान टूट पड़ते हैं, फिर उतने हो जाते हैं। तो ये सरकार क्या वाकई में इसकी जान सूख गई है, बुरी तरह से डर गई है, कपकपा रही है, क्या सीन क्या हो आपने भी रहा उस दिन कहा था और मैं भी इस बात को कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, तो देखिए काकरोच जनता पार्टी जो है वो थर्मामीटर है। वो भारतीय राजनीति में इस वक्त क्या गर्मी है इसका पता लगाती है। भारतीय राजनीति को अगर भारतीय राजनीति को इस वक्त दरअसल बुखार चढ़ा हुआ है, ये काकरोच जनता पार्टी बताती है। वो बुखार क्या है? उस सरकार के खिलाफ क्षोभ और सरकार के प्रति निराशा का बुखार है। और वो बुखार खासतौर से बेरोजगार नौजवानों को चढ़ा हुआ है। मैं ये आंकड़े दे चुका हूं 4 PM के मंच पे, कितने बेरोजगार हैं, कितने आंशिक रूप से बेरोजगार हैं। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके हिसाब से कितने बेरोजगार हैं, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कितने बेरोजगार हैं। ये सब आंकड़े पिछली बार आपसे चर्चा हुई थी इस विषय पे, तो मैंने दिए थे, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब सरकार उसका दमन कर रही है, काकरोच जनता पार्टी का दमन कर रही है, अभिजीत दीपके का दमन कर रही है सरकार। दीपके का साफ कहना है अगर मैं हिंदुस्तान गया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर सरकार के इस दमन को लेकर सराहना भाव है? मैं नहीं मानता हूं सराहना भाव। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर सरकार के इस दमन को लेकर कोई ऐसी बात है, संस्तुति की बात है कि सरकार ठीक कर रही है? मैं नहीं मानता हूं ऐसी बात है। जो एनडीए है, क्या एनडीए के भीतर सब लोग संतुष्ट हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है? नहीं। तेलुगु देशम ने सरकार से कहा है कि ये बात ठीक नहीं है, आप सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, आपको नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी, और अगर वास्तव में इसमें कोई विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, कोई साजिश है, तो उसे स्पष्ट करना पड़ेगा। केवल आरोप के रूप में आप इसको नहीं कर सकते।
ये आरोप लगा देना किसी पे, आप विदेशी साजिश है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आप मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, ये कहने से थोड़ा काम चलता है। ये तो ये तो वही बात है कि कुत्ते को पहले बदनाम करो और उसके बाद उसको गोली मार दो। अंग्रेजी कहावत है ना, गिव डॉग ए बैड नेम। तो वो कुत्ते को बदनाम करो और उसके बाद में उसको गोली मार दो। ये उस प्रकार का पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन्हें ये पता हो, इन्हें नहीं पता। अभिजीत दीप के साफ तौर पे कहते हैं, हम कोई श्रीलंका और नेपाल वाले लोग नहीं है, हम लोग लोकतंत्र और शांतिपूर्ण बात में विश्वास करने वाले हैं। हमारा वो नहीं है मॉडल जो उनका मॉडल है। और जो वहां हुआ जेन जी के जो विद्रोह हुए, इसमें नेताओं को दौड़ा के पीटा गया, उनको लातें मारी गई और सब सत्ता के जो वो महल थे उन पर चढ़ के उन लोगों ने हमला कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया। ये हमारा मॉडल नहीं है, वो साफ कह रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार उसका दमन करने पे लगी हुई है, दमन किया जाए। साफ दिखाई पड़ रहा है सरकार को कि विश्वास की कमी है। जो वित्त मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, वित्त मंत्री का वक्तव्य इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। विश्वास करना पड़ेगा सरकार के ऊपर, सरकार पे यकीन करो आप। यानी सरकार पर जो लोग, जिस तरह लोग पहले यकीन कर रहे थे, अब यकीन नहीं कर रहे हैं। ये समस्या है। समस्या ये भी है कि सरकार को अभी बहुत लंबे अरसे तक अभी और भी ज्यादा दाम बढ़ाने हैं। उसकी वजह से महंगाई पैदा होगी, उससे और विश्वास में कमी आएगी, क्षोभ और बढ़ेगा, और ज्यादा विकराल होगा क्षोभ। ऐसी स्थिति में जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ ये लोग और भी ज्यादा उग्र रूप से बात करेंगे। दूसरी तरफ लोकतंत्र का ये हाल देखिए अभय जी, आमिर खान के प्रोडक्शन में पिक्चर बनाई थी, उसका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, सही है सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। अब इस दौर में जब हर आदमी महंगाई की बात कर रहा होता है, तो हर प्रोडक्शन वाला आदमी अपना अपना एक जो उसकी क्रिएटिविटी होती है वो लगाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक काकरोच से बनाई, कुछ सेकंड का वीडियो, ये देखिए, फिर मैं बात करता हूँ। बेटा, काकरोच नहीं है, देश का अगला प्रधानमंत्री है। खड़ो। अब देखिए, जैसे मैंने ये एक काकरोच का बनाया, आपने देखा कुछ सेकंड का है और ये वायरल हो गया, लाखों लोग देख चुके थे। वैसे ये मेरी क्रिएटिविटी है कि जो मैं अपने जो नया ब्लॉगिंग का चैनल है जस्ट संजय उस पे इस तरह बना के डालते रहता हूँ। तो आमिर खान के प्रोडक्शन ने वो लगा दिया गाना, महंगाई डायन खाए जाते, और उसके बाद इतना प्रेशर आया कि वो गाना हटा दिया गया और इस गाने को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इस देश में जब वो चीज प्रतिबंधित की जाती है तो सरकार ये सब भूल रही है कि काकरोच की तरफ फैल रही है। फिर वो जो गाना फैला, मजे की बात है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है मैथिली जी, उन्होंने भी गाना गाया था, महंगाई डायन। वो गाना, मैथिली जी का गाना लोग वायरल कर रहे हैं कि वाह, भाजपा विधायक भी गाना गा रही है। पीपली लाइव का गाना है, पीपली लाइव का, सॉरी लगान कह रहा हूँ, पीपली लाइव का गाना। तो अब आप मुझे बताइए, रघुवीर यादव ने गाया है फिल्म में, बड़ा अच्छा है। रघुवीर यादव ने गाया, बड़ा बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया। सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन है, बहुत ही अच्छा। तो अब आप बताइए, अब इस गाने से भी डर लगने लगा सरकार को। सरकार किससे डरेगी? यूट्यूब मेरा कहना है कि फर्ज कीजिए सरकार ने कुशलता पूर्वक एक बहुमुखी प्रतिबंध लगा दिया कि ये गाना नहीं गाया जाएगा। सबके मुंह 4 PM पे बंद कर दो, चैनल बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, गाना बंद कर दो, करा दिया, मैथिली ठाकुर को भी डांट के चुप करा दिया, ये सब कर दिया। फर्ज कीजिए सरकार कोई हथकंडा अपनाकर महंगाई डायन खाए जाते के ऊपर एक बहुमुखी प्रतिबंध लगाने में कामयाब रही, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये सोचने की बात है। इससे क्या होगा? क्या इससे महंगाई रुक जाएगी? क्या महंगाई पलट जाएगी? क्या लोगों की जेब में अचानक पैसे बढ़ जाएंगे? क्या अचानक चीजें सस्ती हो जाएंगी? ये कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर लोगों को उनकी अभिव्यक्ति का, अपना गुस्सा निकालने के तरीके नहीं मिलेंगे तो वो मनी मन और ज्यादा बुदबुदाएंगे और ज्यादा सरकार के खिलाफ सोचेंगे और वो सरकार के खिलाफ वोट देने का निर्णय लेने लगेंगे। ये जो तरीका है, जिसको अगर आप बात को निकलने देते हैं बाहर, तब भी उसमें थोड़ी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी में थोड़ी राहत मिलती है। हर सरकार ये गलती करती है और उसका खामियाजा उठाती है बाद में। मोदी सरकार भी ये गलती कर रही है और उसका खामियाजा उठाएगी बाद में, अगर इसने इसे प्रतिबंध लगाने को हथकंडेबाजी जारी रखी।